एवरीवन, मेरा नाम है मृदुल और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वन टाइम पढ़ाई में। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो गया हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अगला टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को लेकर। एलोट्रोप्स क्या समझते हैं आप एलोट्रोप्स से? एलोट्रोप्स की डेफिनेशन है द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट, यानी कि एक ही एलिमेंट कितनी अलग अलग तरीके से नेचर में प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने पेंसिल यूज करी होगी। पेंसिल के अंदर वो जो ब्लैक लीड होती है वो एक कार्बन कंपाउंड है, यानी कि वो कार्बन से बना ही मटेरियल है। इसी के आपने डायमंड के बारे में सुना या देखा होगा। डायमंड भी क्या है? कार्बन का ही कंपाउंड या कार्बन से ही बना हुआ है। इन दोनों में ये दोनों ही कार्बन के हैं, लेकिन इन दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। ग्रेफाइट कितना सॉफ्ट होता है, आप उसको चाहो तो हाथ से तोड़ सकते हो, लेकिन डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो अलग अलग फिजिकल फॉर्म में जब एक ही एलिमेंट पाया जाता है तो इनको एलोट्रोप्स बोलते हैं। आज हम कार्बन के 3 एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरेन। मैं आपको एक एक की प्रॉपर्टी समझाऊंगा, स्ट्रक्चर समझाऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन 3 अलग कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, यानी कि एक कार्बन 3 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये लेयर वाइज जुड़ा होता है। इनकी एक हेक्सागोनल लेयर होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक लेयर है जिसमें हेक्सागोनल शेप आपको नजर आ रही होगी, ये दूसरी लेयर है, और ये एक लेयर दूसरी लेयर से वीक फोर्सेस के द्वारा जुड़ी होती है। यहां पर कोवेलेंट फोर्स नहीं होता, एक लेयर दूसरी लेयर से वीक फोर्स से जुड़ी होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। यहां पर ये जो आपको मैंने देख रखा है, ये जो मैंने आपको डॉटेड लाइंस दिख रही है, ये वीक फोर्सेस है, और जो स्ट्रेट लाइंस दिख रही है ये आपकी कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। तो क्या रीजन है इसका? इस रीजन को भी जान लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन कार्बन के हर एलिमेंट जो हर दूसरा कंपाउंड है वो ऐसा नहीं कर पाता। तो ग्रेफाइट की ऐसी क्या खास बात है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रेफाइट का हर एक कार्बन एटम 3 एटम्स के साथ जुड़ा होता है, 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। लेकिन आप लोगों को पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। यहां पर क्या दिख रहा है कि वो 3 ही ऑक्यूपाइड है, एक आपके पास रिमेनिंग है। यही इलेक्ट्रॉन आपके फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करता है और अपने अंदर से चार्ज को पास होने देता है। आप समझ पा रहे हैं? कंडक्ट कैसे हो पाती है इलेक्ट्रिसिटी? जहां पर भी फ्री चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। तो यहां पर वो फ्री चार्ज कहां से आया? हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपको फ्री नजर आ रहा है, यही चार्ज कैरियर का काम करता है। और जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माना जा सकता है। ठीक है, येट इसका सॉफ्ट नेचर होता है ड्यू टू दिस वीक फोर्सेस। इनके बीच में, इनकी लेयर के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो काफी वीक होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो नेचर होता है वो सॉफ्ट होता है। आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। ग्रेफाइट के यूजेस आपको पता है, पेंसिल लीड में ये यूज होता है, इसके अलावा एज ए लुब्रिकेंट भी यूज होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। अब बात करते हैं डायमंड की। डायमंड नाम सुनते ही आपको पैसा नजर आया होगा। डायमंड इज द वर्ल्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस, और येट ये बहुत महंगा भी है। कोहिनूर का नाम भी सबने सुना होगा, वो भी एक डायमंड ही था। ये कार्बन का एक और एलोट्रोप है। ये किससे बना होता है? इसके अंदर भी जो फिगर होते हैं, यहां पर एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाता है और इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होते हैं। इसी वजह से ये क्या कर सकता है? ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने नहीं देता, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसकी मजबूत शेप का राज है इसका स्ट्रक्चर, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जो एक दूसरे के साथ कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये इसको इतना मजबूत बनाते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस में काउंट किया जा सकता है। इसकी शाइनिंग आप सभी जानते हैं, वो भी इसी के शेप के ऊपर डिपेंड करती है। डायमंड के यूजेस आप याद कर लीजिएगा। डायमंड के क्या क्या यूजेस हैं? डायमंड एज अ ज्वेलरी यूज होती है, एज अ शार्प ऑब्जेक्ट यूज होता है, एज अ कटिंग ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं हम डायमंड को। अब बात करते हैं हमारे लास्ट एलोट्रोप जो आपको पढ़ाना है मुझे, बकमिंस्टर फुलरेंस का। ये बाद में खोजा गया एक अमेरिकन आर्किटेक्ट के द्वारा, जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने कार्बन के इस एटम को रूप दिया कुछ इस तरीके से।
इसके अंदर हेक्सागोनल और पेंटागन की शेप्स आपस में जुड़ी हुई हैं। आपस में जुड़कर ये पूरा एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर बना रही है। आपको दिख रहा होगा ये फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर, ये आपके बकमिंस्टर फुलरेंस का है। इसके अंदर आपको जो याद रखने वाली बात है, वो याद रखने वाली बात है कि ये C60 ये रिंग नहीं है, ये एक पूरा का पूरा स्फीयर बनाता है जिसके अंदर हेक्सागोनल और पेंटागन जैसी शेप्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होती हैं। और इसके साथ ही C60 यानी कि 60 कार्बन के ग्रुप से एक पूरा बकमिंस्टर फुलरेंस का मॉलिक्यूल जनरेट होता है। इसकी जो मैं आपको नेचर बताऊं, ये ग्रेफाइट से मजबूत होता है लेकिन इतना हार्डेस्ट नहीं होता जितना आपका डायमंड है। इसी के साथ आपके एलोट्रॉप्स के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।